Hello students, welcome to our new class. We are discussing in this class our Mathematical Physics 1 DSc BSc 4th semester physics के unit number 3 को the title of the unit Introduction to Probability। इससे पहले के क्लास में जो एक क्लास अभी तक आपको इसका डिलीवर हुआ है उसमें हम लोगों ने बेसिक प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम से रिलेटेड कंसेप्ट को लर्न कर लिया है। उस पे रिलेटेड आप जितने क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, चाहे वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर हो या बायस थ्योरम के ऊपर हो, आप जरूर उसको प्रैक्टिस करें। उसके से मतलब उस पर्टिकुलर सेक्शन से क्वेश्चंस आने के चांसेस ठीक ठाक लेवल में एग्जाम में इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं। आज हम अपने इस यूनिट नंबर 3 के सिलेबस के अनदर सेक्शन को कंप्लीट करने वाले हैं, उस सेक्शन को रिमूव करने वाले हैं जिसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के 3 जो इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और आपके पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में धीरे धीरे अब सेक्शन को उस ओर में अपन बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमको आज के क्लास में मैं कवर करने वाला हूँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिटेल में और उसके मेन कंसेप्ट किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में निकल के आएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में बड़े मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए, उसको जानेंगे। तो सबसे पहले अपन आज की क्लास को शुरू करने से पहले जानेंगे कि रैंडम वेरिएबल्स क्या है। रैंडम वेरिएबल, एक रैंडम शब्द आप बहुत फ्रिक्वेंटली जानते हैं। रैंडम कहने का मतलब है कहीं से भी आप अनिश्चित यादृच्छिक रूप से किसी चीज का चुनाव कर लेते हैं। तो वेरिएबल्स कहने का मतलब है किसी टाइप के पैरामीटर्स के साथ उसको डिफाइन करना। मतलब थोड़ा समझते हैं यहाँ पे थियोरेटिकली परिभाषा के अनुसार क्या बोलेंगे कि किसी रैंडम प्रक्रिया में, मतलब जो लगातार अनिश्चित रूप से घटित हो रही है, में घटित होने वाले अत्यधिक संख्या में जो घटनाएं या इवेंट्स होती हैं, उनके विश्लेषण करने के लिए या उनको एनालाइज करने की प्रक्रिया सामान्य रूप से बहुत कठिन और लगभग असंभव होती है। जैसे गैस थर्मोडायनेमिक्स के जितने कंडीशंस हैं, वो उन चीजों को स्टडी करने के लिए हम लोग सांख्यिकीय नियमों या स्टैटिस्टिकल लॉ के माध्यम से उन रैंडम प्रयोगों से कुछ वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स में इसका सबसे अच्छा एग्जांपल थर्मोडायनेमिक्स है। जैसे हम लोग एंट्रोपी डिफाइन करते हैं, जैसे हम लोग टेम्परेचर डिफाइन करते हैं, जैसे हम लोग गिब्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी डिफाइन करते हैं, एंथैल्पी डिफाइन करते हैं। तो वो सब क्या है? वेरिएबल है जो कि स्पेसिफिक नेचर, स्पेसिफिक कंडीशंस को शो करता है। तो हम स्टैटिस्टिकल लॉ के माध्यम से कुछ वेरिएबल्स हम लोग डिफाइन करते हैं, उनको जो चयन किया जाता है और उस उन्हीं वेरिएबल्स को लेके फंक्शन के माध्यम से पूरी प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं। क्योंकि पूरे पूरे सिस्टम को जो कि रैंडमली घटित हो रहा है, अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, उसको स्टडी करना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए हम लोग उस पर्टिकुलर माध्यम से कुछ वेरिएबल डिफाइन करके एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक, अब कुछ बेसिक चीजें कि यदि रैंडम वेरिएबल फाइनाइट सेट अपने पास रखता है, मतलब उसमें कितने प्रयोग हो रहे हैं, 100 प्रयोग, 200 प्रयोग, 300 प्रयोग आपको पता है, तो वैसे कंडीशन में उस पर्टिकुलर जो रैंडम वेरिएबल के सेक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है करके। मतलब वो विविक्त है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? विविक्त है। और यदि आपके सैंपल स्पेस में जो घटनाओं की संख्या है वो इनफाइनाइट नंबर है, अनंत नंबर, बहुत सारे, काउंटेबल नहीं है आपसे, तो वैसे एलिमेंट्स हैं, तब रैंडम वेरिएबल जो डिफाइन होगा उस सैंपल स्पेस में, उसको हम लोग कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कह देंगे या फिर क्या कहेंगे? सतत कहेंगे। इसको विविक्त के साथ साथ असतत भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, असतत। ठीक, या तो डिस्क्रीट जिसमें आपके इवेंट्स की संख्या इतने सारे, बहुत सारे नंबर्स में फाइनाइट है, आपको पता है, और जब आपको फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट नंबर है, तब वो सतत या कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। इन्हीं दोनों तरीकों के आधार पर ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बनेगा। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा कि विभिन्न घटनाओं से रिलेटेड प्रायिकताओं को का पूरा आप एक कॉम्बिनेशन फंक्शन डिफाइन कर दें कि x1 x2 x3 डैश 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 p, उसकी प्रोबेबिलिटी xxi तक को ही p ऑफ i या फिर प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहते हैं, pxi के रूप में कहते हैं। अभी एक एग्जांपल से मैं इसको समझाऊंगा कि कैसे ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन होता है सिचुएशनल वाइज। ठीक है, इसको समझते हैं आगे। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा, जिसको प्रायिकता वितरण फलन हम लोग बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यह बताता है कि किसी रैंडम वेरिएबल के विभिन्न मानों की
प्रोबेबिलिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। एक तो रैंडम वेरिएबल हम लोगों ने जाना, जो कि 2 तरीके का होता है, असतत होता है और सतत होता है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये बताता है कि उतने सारे रैंडम वेरिएबल में से उनकी जो प्रोबेबिलिटियाँ हैं, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है पूरे ओवरऑल तरीके से। तो फिर उसको फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ(x) से डिनोट करते हैं, ठीक? किससे डिनोट करते हैं? एफ(x) से। तो एफ(x) इज इक्वल टू p(x) ग्रेटर देन इक्वल टू x वेरिएबल, जहाँ i से लेके x तक की वैल्यू यहाँ पर टर्न आउट होगी, pxi से डिनोट करते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझिए, पासे वाले एग्जांपल से। हम 2 पासे को उछालते हैं और 2 नंबर के जोड़े प्राप्त करना है। कोई सा भी नंबर ना, अभी यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। 2 पासे को उछाला जाता है और 2 नंबरों का जोड़ी आपको प्राप्त करना है। तो सपोज सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? टोटल आपका सैंपल स्पेस, जो कि 2 पासों को आप उछाल रहे हो, तो 6 into 6 36, क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, स्वतंत्र रूप से घटनाएं हैं, तो उसका मल्टीप्लिकेशन होता है PA into PB। कम से कम नंबर 1 के एक बार आने की संभावना कितनी है 2 पासों को उछालने पर? कि आप 2 पासे उछालते हैं तो एक जरूर आए किसी एक में। तो ये वाले जो कंडीशंस है कि 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, सिमिलरली 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, ये लगभग 11 जो ये पॉसिबिलिटीज हैं वो ऐसे हैं जो एक कम से कम ऊपर आएगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? P ऑफ x बराबर 1 आने की प्रायिकता, या फिर P ऑफ 1 प्रायिकता 11/36, क्योंकि टोटल कितना है आउटकम आपके पास 36 है। तो 11/36 एक कम से कम एक बार आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है। वैसे ही 2 कितने बार आएगा? तो 2 आने की ये एक कॉम्बिनेशंस हैं कि 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 समथिंग ऑफ दैट, देन हियर द टोटल काउंटिंग इज 9। सो 2 टोटल आने की प्रायिकता x इज इक्वल टू 2 कितनी है? 9/36। वैसे ही 3, वैसे ही 4, वैसे ही 5 और वैसे ही 6 आने की प्रायिकता। तो फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे डिफाइन होगा? देखिए x इज इक्वल टू xi 1 से लेके 6 तक, और px इज इक्वल टू xi या pxi आपका डिफाइन होगा, जो अलग अलग प्रोबेबिलिटी का फंक्शन आपको दे रहा है। 1 आने की प्रायिकता 11/36, 2 आने की प्रायिकता 9/36, 3 आने की प्रायिकता 7/36, 4 आने की प्रायिकता 5/36, 5 आने की प्रायिकता 3/36 और 6 आने की प्रायिकता 1/36। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा या प्रोबेबिलिटी का जो एक सेटअप यहाँ पे बना, यही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। अब इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को 2 तरीके से, वेरिएबल के रैंडम और कंटिन्यूअस होने के बिहेवियर के अकॉर्डिंग 2 तरीके से हम डिफाइन करते हैं। ठीक, इस उदाहरण से आप समझ पा रहे हैं उस चीज को कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा 2 तरीके का होता है, इसको याद रखना। एक कहलाएगा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपको नंबर ऑफ इवेंट की संख्या आपको पता होती है, फाइनाइट होती है, तो तब उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच पाई जाएगी, और सभी प्रकार की प्रायिकताओं का योग 1 के बराबर होगा यदि नंबर ऑफ इवेंट की संख्या फाइनाइट है। दूसरा कंडीशन ऑफ आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम लिखेंगे -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। ठीक है, मतलब इस माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच यदि x कोई बिंदु a और b के बीच में अपनी प्रोबेबिलिटी को प्राप्त करता है, तो उसको एक्सप्रेशन वाइज हम लिखेंगे a से b fx dx के रूप में। तो जब भी कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आएगा, तो हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, और यदि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है, जो कि टोटल प्रोबेबिलिटी का सम हम जब करके निकाल के लेके आएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी जब इसको निकाल कर लाएंगे तो 1 मिलेगा। ठीक, डिस्क्रीट, इसको इस टेबल से मैं आपको उदाहरण को समझाता हूं, थोड़ा इससे लिंक करिए। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जिसमें आपको पता हो कि कितने जो इवेंट होंगे। अब सपोज ये, तो ये क्या कहता है कि ये पासे का उछालना एक डिस्क्रीट इवेंट है। मेरे को पता था ना कि 6 छक्का 36, 6 into 6 आपको 36 आउटकम मिलेंगे, या तो पता था आपको। ये क्या बोलता है कि अगर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में पाई जाएगी। तो ये सारे नंबर 0 और 1 के बीच में हैं। ऐसे नंबर हैं जो 0 से 1 के बीच में आएंगे। आप फ्रैक्शन करके देख सकते हैं। और सम ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा। चलिए इसको भी चेक कर लीजिए अगर आपको डाउट है कि 11/36, देन 9/36, देन 7/36 प्लस 5/36 प्लस 3/36 प्लस 1/36
एंड फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 36/36 ही आ रहा है, जो कि कितना है 1, मतलब समेशन ऑफ p ऑफ x सभी प्रोबेबिलिटियों का सम कितना आएगा जी 1 आता है। ये डिस्क्रीट फंक्शन में डिफाइन होता है। जब मेरे को पता था कि 36 आउटकम है, बट कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जब मेरे को नहीं पता रहेगा कि एक्चुअल में कितने वहां पर पॉसिबिलिटीज हैं, कितने आउटकम आ सकते हैं, तब के कंडीशन में हम एक रेंज ए से बी के बीच में इंटीग्रेट करके फंक्शन का इंटीग्रेशन करके उसके डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को फाइंड करेंगे। तो ये बेसिक डेफिनेशन हुआ रैंडम वेरिएबल का, और रैंडम वेरिएबल के तहत हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हमने जाना, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के टाइप्स को जाना कि 2 टाइप के होते हैं, एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक होता है कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलिए अब मैं आगे आपके लिए बढ़ रहा हूं इसमें कि फंक्शन जो हमने डिफाइन किया है प्रोबेबिलिटी फंक्शन, चाहे वो कंटिन्यूअस हो या डिस्क्रीट हो, उसके लिए माध्य क्या होगा, मतलब औसत। बहुत सारे डाटा है, बहुत सारे रैंडम वेरिएबल, तो प्रोबेबिलिटियों का औसत क्या होगा, और वैसे ही प्रोबेबिलिटियों का वेरिएंस या प्रसरण क्या होगा। ठीक, ये स्टैटिस्टिकल लॉ है। अभी हमने रैंडम वेरिएबल की परिभाषा को जानते समय इस चीज के बारे में डिस्कस किया था कि कुछ स्टैटिस्टिकल लॉ की सहायता से हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, जिसके तहत हम पूरे सिस्टम को स्टडी करते हैं। तो स्टैटिस्टिकल लॉ जहाँ पे आता है, वहां पर बेसिक रूप से मध्यिका, बहुलक और माध्य, तो जनरली माध्य और विचलन, मानक विचलन, विक्षेपण जिसको और प्रसरण, ये सारी चीजें आएंगी। तो यहाँ पे बेसिकली कौन कौन सी चीजें आएंगी, वेरिएंस, वो क्या चीज है वो आगे डिटेल में अपन देखेंगे। मीन क्या होता है, माध्य क्या होता है, उस चीज के बारे में जानेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, उस चीज के बारे में अपन को समझना है। ये 11th क्लास के स्टैटिस्टिक्स में आपने इसके बेसिक डेफिनेशन पढ़े होंगे, बट यहाँ पर पॉइंट ऑफ जो अंडरस्टैंडिंग का व्यू है हमारा, वो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझिए कि मीन क्या होगा या फिर औसत क्या होगा किसी पर्टिकुलर फंक्शंस का। तो मीन को ई ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिए समझिएगा, जिसका मतलब होता है समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ एक्स आई। मतलब डेटा के वैल्यू को उसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के साथ गुणा करते हुए सम करना ही हमारा मीन कहलाता है, जहां एफ एक्स जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है। ये कब के केस में, जब आपका रैंडम वेरिएबल का सिचुएशन डिस्क्रीट हो, विविक्त हो, और जब कंटिन्यूअस हो तो हमारा मीन होता है ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स। यदि यहाँ पर ई ऑफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर करना है तो इंटीग्रेशन में भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स क्यूब करना है तो इंटीग्रेशन में भी एक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मीन निकालना है तो एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले आगे चल के उपयोग होंगे, इसलिए इसको बक्से में घेर के आपको बताया जा रहा है। मीन का फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज के लिए क्या होता है तो ये, और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए क्या होता है तो ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद एक प्रॉपर्टी इसमें आती है वेरिएंस की। वेरिएंस को हम लोग बोलते हैं प्रसरण। शाब्दिक इसका अर्थ पहले समझते हैं, फिर आप इसको समझिएगा। विसरण या सॉरी प्रसरण या जो वेरिएंस है, वो ये बताता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो वितरण है, की परिवर्तनशीलता को प्रसरण से नापा जाता है कि वो कितने शार्पनेस तरीके से चेंज होगा। उसके मेजरमेंट को करने का जो माध्यम है वो वेरिएंस है, जिसको प्रसरण बोलते हैं। द वेरिएबिलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन इज मेजर्ड बाय द वेरिएंस। ठीक, या प्रेक्षण के माध्य के सापेक्ष फैलाव की माप है कि जो उसका मीन निकल के आएगा। ठीक, ऑब्जर्वेशंस का जो माध्य या आप समांतर माध्य या माध्य जिसको बोलते हैं वो निकाल के लेके आएंगे, वो हर डाटा से उसका कितना कितना फैलाव है उस चीज को ये बताएगा। इट इज द मेजर ऑफ डिस्पर्सन अबाउट द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से, जो कि ई एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जहां पर एक्स म्यू जो उसका यहाँ पर वेरिएंस को डिनोट करेगा। ठीक, यहाँ पर x मतलब प्रत्येक समांतर माध्य से कितना विचलन होगा वो डेटा वाइज। तो यहाँ पे हम लोग उस मोड में नहीं पढ़ रहे हैं ना, आपको सिर्फ बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे समझ के चलना है। तो e ऑफ एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर समेशन ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स आई, जहाँ एफ ऑफ एक्स आई आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है। ठीक है, अब आगे और डिटेल में इस पे आऊंगा मैं। इस प्रकार जो डिस्क्रीट केस है, तो ये तो नॉर्मल फॉर्मूला हो गया ये वाला। अब इसको डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस केस के लिए हमको डिफाइन करना है। तो डिस्क्रीट केस के लिए आपका वेरिएंस होगा सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू या फिर ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू ई एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन
ऑफ x का होल स्क्वायर, और यही यदि कंटिन्यूअस सीरीज में है तो आपका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x माइनस म्यू का होल स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे म्यू क्या है जी? माध्य मान या फिर प्रत्याशा जिसको कहते हैं, एक्सपेक्शन, कितना आप एक्सपेक्ट करते हैं किसी चीज को, वो माध्यमान या फिर एक्सपेक्शन है। जबकि सिग्मा को मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है। ठीक, जहां स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। सिग्मा, सिर्फ सिग्मा को मानक विचलन कहा जाएगा और सिग्मा के स्क्वायर को वेरिएंस कहा जाएगा। ठीक, तो वेरिएंस जो है परिवर्तनशीलता को बताता है, जबकि मानक विचलन जो है उसके अलग नेचर को बताता है, जो कि और उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। हमको सिर्फ ये फॉर्मूला वाइज इन चीजों को ध्यान में रखना है अपने एग्जाम के आधार पर, कि जब डिस्क्रीट के लिए रहेगा तब कैसे लिखोगे वेरिएंस को, और जब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रहेगा तो कैसे लिखोगे वेरिएंस को। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको रिमाइंड करके चलने हैं, जितने भी बक्से में मैंने यहाँ पे घेरे हुए हैं। इसके बिना आगे के मेन टॉपिक हमसे नहीं बनने वाले। तो बहुत ईजी है, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इतना टूल जब हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं कि माध्य किसको बोलते हैं जी, मीन किसको बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी का नोटेशन क्या है, तब हम लोग अपने मेन टॉपिक जो कि बड़े मार्क्स का क्वेश्चन कंटेन करके लेके आएगा, उन डिस्ट्रीब्यूशंस के टाइप की ओर अपन मूव करते हैं, जिसमें से सबसे पहला है हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो उतने टूल को अब इकट्ठा करने के बाद हम समझते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। एक तरह का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ही है, और उससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या किस तरह से एग्जामिनर आपसे इससे पूछेगा, तो दो तरीके से है। एक तो इसकी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन निकाल के बताइए और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वेरिएंस निकाल के बताइए। एक ये प्रकार का क्वेश्चन है जो कि हर मैथमेटिकल फिजिक्स के पेपर में हर यूनिवर्सिटी में बार बार रिपीट होता है। और एक दूसरा जो वैरायटी है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मेन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सिचुएशन वाइज, जो n नंबर ऑफ ट्रायल या डिफरेंट फैक्ट्री से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड या प्रोडक्शन से रिलेटेड या सेंसस से रिलेटेड, जनसंख्या से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, वो सारे तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनर बड़े मार्क्स में पूछ सकता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले को जानेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे कि वो क्या बोलता है, क्या बताता है, और उसके लिए यहाँ पे आज की क्लास में हम लोग मीन कैलकुलेट करके निकालेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वेरिएंस कैलकुलेट करके निकालेंगे, और फिर उसके एग्जाम्पल्स पे बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलता क्या है, क्या उसका बेसिक डेफिनेशन, उसको समझते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी जस्ट पहले मैंने आप लोगों को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के दो वैरायटी के बारे में बताया है, एक डिस्क्रीट होता है, एक कंटिन्यूअस होता है। डिस्क्रीट वो जिसमें हमको होने वाले इवेंट्स की संख्या पता होती है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है जी, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो ये एक प्रकार का असतत वितरण है या फिर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक, अर्थात विविक्त या असतत प्रायिकता वितरण है जिसके निम्न गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं इसको समझिए आप, तब जाके वहां पे क्वेश्चंस में इस चीज को अप्लाई करने में इजी आपको पड़ेगा। कौन कौन से गुण होते हैं? सबसे पहला ये चीज है, एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड एन नंबर ऑफ टाइम नोन एज एन ट्रायल्स वेयर एन इज अ फिक्स इंटीजर। मतलब हमको इसमें इवेंट की संख्या एन पता होती है कि किसी प्रयोग को एन बार दोहराया जाता है, जिससे एन परीक्षण कहा जाता है, जहां एन एक निश्चित पूर्णांक है। जैसे सिक्के को आप 10 बार उछालिए या पासे को आप 8 बार टाई करिए, तो आपको पता है ना एन टाइम आप एक पर्टिकुलर प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं। ठीक, सिमिलरली इन ईच ट्रायल टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अकर्स कॉल्ड अ सक्सेस और फेल्योर, कि प्रत्येक परीक्षण में दो परस्पर स्वतंत्र घटनाएं घटित होंगी जिन्हें आप सफलता या विफलता कहेंगे। ठीक, इस तरह का जो भी क्वेश्चन बाद में आएगा वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन से बनेगा, इसलिए इसके नेचर के बारे में जानना आपको जरूरी है। ठीक, द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, जो स्वतंत्र परीक्षण होते हैं, जो ट्रायल्स जिसको बोलते हैं अपन लोग, हर अटेम्प्ट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को स्मॉल p से डिनोट करते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को q से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब होता है 1 माइनस p, कि p 1 माइनस किसी घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी 1 है तो उसमें से उसके घटित होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे तो q बचता है। इसका मतलब है कि p प्लस q इज इक्वल टू 1 होता है, यहाँ से है ना, यहाँ से p सक्सेस कांस्टेंट फॉर ईच ट्रायल, हर ट्रायल के लिए सक्सेस की जो प्रायिकता है वो कांस्टेंट होती है, कुछ ना कुछ
वैल्यू कुछ ना कुछ उसके पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ये चीज। अब देखते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जिसको आपको याद करके चलना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन रैंडम वेरिएबल x के लिए क्या होगा, तो p ऑफ x, ये x इज इक्वल टू किसी पर्टिकुलर पॉइंट r के लिए, ये जिसको p ऑफ r से डिनोट करते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है NCR p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r। ये मेन फॉर्मूला है, इसको याद करके चलना है आपको, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मेन फॉर्मूला है। इसी प्रकार यदि n परीक्षणों की एक श्रृंखला में r सफलताओं की प्रायिकता अर्थात सम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, तो इसका समेशन फॉर्म हम ले लेते हैं कि r इज इक्वल टू 0 से लेकर n तक NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r इज इक्वल टू q प्लस p की पावर n कहलाता है, जिसका मतलब कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि q प्लस p का मान कितना होता है जी, यहाँ पर स्मॉल p प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल q उसके रिवर्स प्रोबेबिलिटी को या किसी घटना के नहीं घटित होने की चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। उन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। ये पहले ही हम लोग इस चीज को जान चुके हैं। तो ये डेफिनेशन समेशन के फॉर्म में इस फॉर्मूले को रिमेंबर रखना है और इस फॉर्मूले को आपको जनरल फॉर्म में कि P ऑफ R इज इक्वल टू NCR P ऑफ R Q की पावर n माइनस R होता है, जहां पर R आप x को किस पर्टिकुलर पॉइंट तक सेलेक्ट कर रहे हैं वो चीज है, n वो ट्रायल है, कितने बार हम किसी घटना को किसी इवेंट को रिपीट कर रहे हैं, स्मॉल p उस घटना के होने की प्रायिकता है, स्मॉल q उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता है। तो फिर इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को आप हर टर्म इसमें क्या क्या है उस चीज को आप यहाँ पर रिमाइंड करके चलेंगे। समेशन फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है और इस पर्टिकुलर का ओवरऑल आउटपुट q प्लस p की पावर n होता है, जिसका एक्चुअल मीनिंग 1 होता है, क्योंकि सभी को डिस्क्रीट कंडीशन का बाइनोमियल थ्योरम है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन है, और डिस्क्रीट में सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है। ये भी प्रॉपर्टी हम लोग जाने हैं, ठीक। तो अब आगे बढ़ता हूं मैं कि एक्सप्रेशन फॉर मीन एंड वेरिएंस फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये परीक्षा में ऐसे ही बोल के पूछा जाता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन और वेरिएंस का सूत्र ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। हमें उन फॉर्मूले को निकालना भी है और उसे याद भी करके चलना है, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आगे अपन इसमें करेंगे। तो मीन या औसत या माध्य कैसे, या फिर एक्सपेक्शन जिसको बोलेंगे, औसत कितना संभावना, उसको कैसे निकालेंगे। तो मीन का एक फॉर्मूला हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, जो कि ई ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं या म्यू से जिसको डिनोट करते हैं। मैं फिर से वो स्लाइड आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि मीन जब हम लोग परिभाषित कर रही है, देखिए कि मीन इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स, ठीक, एक्स आई एफ एक्स आई होता है डिस्क्रीट सीरीज के लिए। तो अभी इसी का यूज करूंगा मैं विथआउट इंटीग्रेशन वाली सीरीज को, जहां को यहाँ पे म्यू ही मेरा माध्य को डिनोट करता है, माध्य मतलब मीन, ठीक है, ठीक। यहाँ पर भी हमने डिफाइन किया है कि म्यू माध्य मान या फिर प्रत्याशा है, एक्सपेक्शन है, तो हम अभी मीन ही निकाल रहे हैं, मतलब म्यू निकाल रहे हैं। तो फिर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारा जो म्यू होगा वो ई ऑफ एक्स का परिभाषा क्या था, r टेंस टू 0 से n एक्स आर पी आर, एक्स आर पी आर, ये परिभाषा है। देखिए यहाँ पर एक्स आई एफ एक्स आई, तो एक्स आई एफ एक्स आई, तो एक्स आर पी ऑफ, यहाँ पर उस प्रोबेबिलिटी के कंडीशन में हमने उसको लिया है, तो एक्स आर एंड पी ऑफ आर, यस, ठीक, म्यू किस पर्टिकुलर पॉइंट की प्रोबेबिलिटी का फंक्शन जिसको पी आर से डिनोट करना है, एक्स ऑफ आर। तो पर्टिकुलर आर इज इक्वल टू 0 से n तक के लिए एक्स ऑफ आर के जगह यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम लोग, आर यूज करेंगे, और पी ऑफ आर एक्सपेक्शन निकाल रहे हैं हम, अनुमानित वैल्यू निकाल रहे हैं सिर्फ पर्टिकुलर पॉइंट एक आर के लिए। तो एक्स ऑफ आर की जगह आर, पी ऑफ आर। तो चूंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला मैं जानता हूँ, पी ऑफ आर इज इक्वल टू इतना होता है, ये समेशन एनसीआर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, इसको यहाँ ले जाके रख देंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मेन फॉर्मूले को यहाँ पुट आउट कर दोगे, तो फाइनली यू हैव एक्सपेक्शन ऑफ एक्स और म्यू इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू 0 से एन, आर वैसे ही है आपके पास, क्योंकि फॉर्मूले में आर ये कहाँ से, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर से मैं दिखा रहा हूँ कि फॉर्मूला ही ऐसा होता है। ये देखिए एक्स आई एफ एक्स आई, एक्स एफ एक्स डी एक्स, एक बार एक्स रहेगा और यहाँ पर एक्स का वैल्यू आर हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि हमारा समेशन रेंज एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0 से लेके चालू हुआ है। यहाँ पर देखिए ये वाला आर इज इक्वल टू 0 से एन तक कोई बीच का नंबर आर हमने लिया, इसलिए एक्स ऑफ आर की जगह सिर्फ क्या पुट किए, वैल्यू आर ले लिए, जो कि और पी ऑफ आर इज इक्वल टू दिस मच ऑफ क्वांटिटी हमने यहाँ पे पुट आउट कर लिया है, ठीक। अब देखिए एनसीआर का फॉर्मूला होता है, आपको पता है एनसीआर लिखने का तात्पर्य क्या है, एन फैक्टोरियल
बटे आर फैक्टोरियल ब्रैकेट में एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसको इसका तात्पर्य है। फिर पी ऑफ आर क्यू की पावर एन माइनस आर, पी ऑफ आर क्यू की पावर एन माइनस आर। यहाँ पर थोड़ा सेटअप करेंगे। एन फैक्टोरियल को जानते हैं हम लोग, एन फैक्टोरियल का मतलब होता है एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, डेट डेट डेस फैक्टोरियल, जो भी एन माइनस वन फैक्टोरियल, एन माइनस टू फैक्टोरियल, एन माइनस थ्री फैक्टोरियल, वो आप एक स्टेप आगे करके उसको लिख सकते हो। मतलब मैं एन फैक्टोरियल को एन, एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, आर फैक्टोरियल को आर, आर माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, ठीक है। वहां पर और यहाँ पर अंदर पे मुझे एडजस्ट एक सेटअप किया मैंने कि n माइनस वन किया माइनस आर माइनस वन किया। ये स्टेप आपको बनाते समय और बनाने के बाद यहाँ पे ऐसा सेटअप करते हैं करके याद करके चलना पड़ेगा ना, इस कैलकुलेशन का एक पार्ट है वो, ठीक। ये कोई नॉर्मल मैथमेटिकल स्टेप नहीं है, वो आपको सॉल्व करने के बाद ही ध्यान में आएगा। ऐसा क्यों करते हैं उसका कारण है आगे स्टेप में आपको समझ में आएगा। तो यहाँ हम लोगों ने एन फैक्टोरियल को एन, एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख लिया, आर को आर, आर माइनस वन फैक्टोरियल लिख लिया, और एन माइनस आर फैक्टोरियल को सेटअप कर लिया, एन माइनस वन मतलब वन जोड़ लिया, वन घटा लिया। यहाँ पर पी की पावर आर, क्यू की पावर एन माइनस आर। अब आप देखेंगे कि ये आर आर कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ से, ये वाला, और n ये कांस्टेंट था उसको बाहर ले लिया मैंने और p का मल्टीप्लाई कर लिया, ध्यान देंगे बहुत, है ना। n इस वाले n को बाहर ले लिया जो फैक्टोरियल में नहीं था, और p का मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब p की पावर 1 कर लिया। तो p की पावर 1 मल्टीप्लाई किया हो तो p की पावर माइनस वन ऐड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो p की पावर r था वो p की पावर r माइनस वन हो गया है। तो ये वाला और ये वाला मिलके एक्चुअल में p की पावर r ही लिखा है ना। तो बैलेंस किए हैं, क्यों किए हैं वो आगे समझ में आएगा आपको। ये वाला q की पावर n माइनस आर था, उसको भी इसी तरीके से 1 के सेटअप में हम लोगों ने एक जोड़ लिया और एक घटा लिया, तो फिर वैसे में n माइनस वन माइनस आर माइनस वन के फॉर्म में हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसे ऐसे लिख लिया, ये p की पावर r माइनस वन, हियर यू हैव n माइनस वन फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल इन द ब्रैकेट n माइनस वन माइनस r माइनस वन ब्रैकेट क्लोज फैक्टोरियल। तो फाइनली ये एक्सप्रेशन अब किस तरह से आपको मिलता है उसको आप समझेंगे ध्यान से। ये जो ब्रैकेट के ये वाला जो लिखा है इसका मतलब है n माइनस वन सी आर माइनस वन, ये पूरा एक्सप्रेशन ये वाला, इस पूरे का मतलब हुआ n माइनस वन सी आर माइनस वन। यहां पर p की पावर r माइनस वन, p की पावर r माइनस वन, q की पावर n माइनस वन माइनस r माइनस वन। तो ये वाले को हमने रिवर्स कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख लिया, ठीक। तो ये फॉर्मूला होता है। अब चूंकि आप जानते हैं कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में समेशन फॉर्म का जो फॉर्मूला ये होता है एनसीआर p की पावर r q की पावर n माइनस वन, उसका मतलब होता है q प्लस p की पावर n, और उसका मतलब होता है 1। तो यहाँ पर क्या अंतर है इसमें और इसमें, यहाँ पे जहाँ पे n होता है मेन फॉर्मूले में यहाँ पे n माइनस वन है, यहाँ पे जहाँ r होता है वहाँ पे इस फॉर्मूले में r माइनस वन है। तो यहाँ पे r होता है तो यहाँ पे r माइनस वन होगा, तो r माइनस वन है। q की पावर में n माइनस r होता है, तो n के जगह n माइनस वन है, r के जगह r माइनस वन है, तो वो भी सही तरीके से सेटअप है। मतलब जब ऐसा होता है तो q प्लस p की पावर n लिखते हैं, तो जब ऐसा होगा तो q प्लस p की पावर n माइनस वन लिखेंगे, बस ये कहने का मतलब। और इसी चीज को एडजस्ट करने के लिए ऊपर हम लोगों ने जितना सेटअप किया वो इस पर्टिकुलर पॉइंट को पाने के लिए था। अब चूंकि किसी भी डिस्क्रीट कंडीशन के लिए मैं जानता हूं q प्लस p की वैल्यू 1 होती है, प्रायिकता और उसके नहीं होने की टोटल सबको सम करेंगे तो टोटल कितना होता है 1 होता है घटना के लिए। तो फाइनली हम q प्लस p का जगह 1 रखेंगे और 1 की पावर कुछ भी होगा तो 1 ही आएगा, तो फाइनली क्या बचेगा एक्सप्रेशन np। मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन का फॉर्मूला निकल के आया e ऑफ x या फिर म्यू इज इक्वल टू np। इसको याद भी रख के चलना है आपको। n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स है, और p क्या है, प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता, उस पर्टिकुलर घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो ये एक्सप्रेशन किस चीज का हो गया जी, मीन का हो गया। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप लोगों ने मीन का फॉर्मूला पढ़ लिया, ठीक। अब हम लोग मूव करेंगे इसी में वेरिएंस के फॉर्मूले के लिए कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वेरिएंस कैसे निकाला जाता है। तो वेरिएंस जिस तरह से फॉर्मूले से डिफाइन किया हुआ था, मैं फिर से बैक स्लाइड में जाता हूं ऊपर। वेरिएंस कैसे डिफाइन किए हैं, वेरिएंस डिफाइन किए हैं कि सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपेक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्शन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो e ऑफ x तो अभी हम लोग निकाले हैं, e ऑफ x मतलब मीन, और वो म्यू से डिनोट करते हैं जिसका मान अभी np आया। तो मेरे को एक्सपेक्शन ऑफ x स्क्वायर निकालना है और फिर ले जाके इस वेरिएंस के फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, क्योंकि डिस्क्रीट कंडीशन के लिए वेरिएंस का फॉर्मूला यही है मेरा।
अभी मैं कंटिन्यूअस सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, तो फिर इसको नहीं देखूंगा। अभी मेरा जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिस्क्रीट टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। तो ये मैंने बोला आपको डिफाइन करके चलना है, यहीं से शुरुआत सॉरी करेंगे अपन, है ना। तो चलिए अब हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वेरिएंस कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइंड द वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हमको पता है कि जो वेरिएंस होता है किसी भी रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए, वो इस तरह से डिफाइन होता है स्टूडेंट कि वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इसी बस को आपको रिमाइंड करके चलना है, मैंने आपको बताया था याद करके चलना है, ठीक, इक्वेशन 1। अब इसमें हम इस पर्टिकुलर चीज को कैलकुलेट कर लेते हैं अलग से कि ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, समेशन आर इज इक्वल टू 0 से लेके एन एक्स आर का होल स्क्वायर बटे सॉरी एक्स आर का होल स्क्वायर पी आर, क्योंकि ये डेफिनेशन है एक्सपेक्शन की। और यहाँ पर एक्स आर के होल स्क्वायर की जगह हम आर टर्म यूज करेंगे, एक्स आर का होल स्क्वायर उसकी जगह हम लोग टर्म वाइज क्या ले लेंगे, आर स्क्वायर, और ये क्या है, पी आर। जैसे हम यहाँ पर मीन निकालते समय फॉर्मूले में यहाँ पे एक्स ऑफ आर की जगह क्या पुट किए थे, सिर्फ आर। और यहाँ पे अगर एक्स ऑफ आर का होल स्क्वायर है तो वहां पे वेरिएबल में क्या ले लेता हूँ, क्योंकि आर के टर्म में बढ़ेगा आर स्क्वायर, क्योंकि मैं ई एक्स का होल स्क्वायर निकाल रहा हूँ, जहां एक्स इज इक्वल टू माई आर टर्म वाइज। तो फाइनली माई एक्सप्रेशन इज हियर, ठीक है। तो ये एक्स आर का होल स्क्वायर पी आर इज इक्वल टू कैसे लिखे आप, आर स्क्वायर पी आर, और पी आर तो आप जानते हैं, ठीक ठीक। तो यहाँ पर r इज इक्वल टू 0 एन आर आर माइनस 1 प्लस आर पी आर, देखिए पी आर अपने जगह पर है, और इस आर स्क्वायर को हम लोगों ने एडजस्ट किया है। अब ये याद करने वाली चीज है, याद करने वाली चीज है इन द सेंस कि अगर आप बनाए रहेंगे तो आपको एग्जाम हॉल में याद आएगा कि यहाँ इस स्टेप को ऐसे ही करना है करके, है ना। तो यहाँ पे एडजस्ट किए हैं, देखिए आर आर माइनस 1 प्लस आर क्यों किए हैं, आगे वो सेटअप बन के आता है इसलिए उसको वैसे बना के निकाला गया है ना, ठीक। तो चलिए आर आर माइनस 1 प्लस आर पी आर, तो पी आर की अब अगर आप अंदर में गुणा कर देते हो तो समेशन ऑफ आर आर माइनस 1 पी आर ये वाला पद प्लस समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 0 से एन आर पी आर ये वाला पद, आर पी आर ये वाला पद, ठीक। अब मैं जानता हूं पी आर की वैल्यू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ये होता है स्टूडेंट एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, और समेशन में आर पी आर को अभी मैंने निकाला था कितना होता है, एन पी होता है। आर पी आर की वैल्यू कैलकुलेट किया ना आप लोग अभी जस्ट पहले, जिसको मीन बोलते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, एनपी होती है। और यहाँ पर पी ऑफ आर की जगह मैं क्या पुट करूंगा, एनसीआर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, सो फाइनली पुट हियर। तो फाइनली यू गेट अ एक्सप्रेशन दिस टाइप कि ई एक्स स्क्वायर एक्सपेक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0 टू समेशन एन आर आर माइनस 1, यहाँ पे पी आर लिखा था उसकी जगह पी आर का फॉर्मूला ये वाला एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर प्लस एन पी, क्योंकि सेकेंड टर्म की वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाली है, कितनी आती है, एन पी आती है। तो अब फिर से थोड़ा सा मैथमेटिकल सेटअप करेंगे। आर आर माइनस 1 एन सी आर को मैं लिख सकता हूँ एन फैक्टोरियल आर एन माइनस आर फैक्टोरियल पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर प्लस एन पी, वैसे ही है। इसको फिर से सेटअप करूंगा फैक्टोरियल को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो आर आर माइनस 1 एन फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ आर आर माइनस 1 आर माइनस 2 फैक्टोरियल। ब्रैकेट के अंदर की चीज को मैं एन माइनस 2 माइनस आर माइनस 2 कर सकता हूँ, प्लस 2 जोड़ा 2 घटाया, क्योंकि यहाँ पर 2 आर की जगह पर 2 का कंसेप्ट लेके चले थे, आर स्क्वायर होके चला था, तो 2 जोड़े 2 घटाए पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर वैसा ही है, और एन पी भी वैसा ही है। तो अब आप स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे कि ये आर और आर माइनस 1 आर और आर माइनस 1 कैंसल आउट हो जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर में मैं n और n माइनस 1 को ले सकता हूँ फैक्टोरियल टर्म्स को यहाँ पे छोड़ते हुए। तो n n माइनस 1 मैंने बाहर ले लिया, और जैसे पिछले एक्सप्रेशन में p का मल्टीप्लाई किया था यहाँ पर क्यू स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर लिया। तो क्यू स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्यू की पावर माइनस 2 बैलेंस भी करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखिए स्टूडेंट ये p की पावर r था, अब चूंकि उसमें p की पावर माइनस 2 हमने किया इस चीज को बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ आ गया। और फिर q की पावर ये n माइनस आर को q की पावर n माइनस 2 माइनस आर माइनस 2 हमने बैलेंस कर लिया, यहाँ भी 2 जोड़ा और 2 घटा लिया, ठीक। तो ये वाला टर्म आपको मिल गया फाइनली, ठीक। तो नीचे क्या बचेगा, नीचे क्या बचेगा, ये वाला बचा है आर माइनस 2 फैक्टोरियल, आर माइनस 2 फैक्टोरियल ये कटने के बाद, और ये वाला टर्म बचा है, ये भी टर्म है ना वो वहां पे छूट गया है,
वो वाला टर्म भी लगभग यहाँ पर अवेलेबल रहेगा आपके लिए, n-2 माइनस r-2 का ये वाला टर्म। तो जैसे हम लोग लिखते हैं इस चीज को, ये देखिए p की पावर r q की पावर n माइनस r, इस तरह से ऐसा होता है। तो फिर ऐसा लिखते हैं आप इस तरह से, उसी तरीके से इसको फिर से रिवर्स ऑर्डर में हम लोग जमाएंगे। तो फाइनली ये देखिए n-2 फैक्टोरियल r-2 फैक्टोरियल और n-2 माइनस r-2 वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये वाला टर्म वो लिखने में वहां पे छूट गया है, तो ये वाला टर्म भी यहाँ पर है। तो इतना जो है वो मिलके क्या बन जाएगा, इतना जो है वो जैसे यहाँ पर से ये वाला ऐसे करके ये इतना जो है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n-2 बन जाएगा। फिर p की पावर r-2 है आपके पास और q की पावर n-2 माइनस r-2 ये भी है आपके पास प्लस n ऑफ p। तो फाइनली यू हैव दिस एक्सप्रेशन। इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को आप क्या लिखेंगे जी स्टूडेंट, ये आपका क्या बनेगा, जहां जहां n होता है वहां वहां n-2 आ गया है मेन फॉर्मूले में। तो फिर जब NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r होता है तो q प्लस p की पावर n लिखते हो। तो अगर ये n-2 cr-2 p की पावर r-2 q की पावर n-2 माइनस r-2 है तो q प्लस p की पावर n-2 लिखेंगे हम लोग। और चूंकि मैं जानता हूँ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए p प्लस q का मान कितना होता है, 1 होता है, मतलब ये वाला टर्म पूरा कंप्लीटली हट गया, सिर्फ 1 हुआ। तो क्या बचा n-1 p स्क्वायर और प्लस ये वाला np। तो ये किसकी वैल्यू है, ex स्क्वायर का। इसको हम लोग वेरिएंस के फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्योंकि वेरिएंस का फॉर्मूला तो ये होता है ex स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर। तो फाइनली इसमें जब इक्वेशन नंबर 1 में आप इसको पुट करोगे, और भी एक चीज याद रखिएगा, एक्सपेक्शन ऑफ x का मान भी हम लोग निकाले हैं, जिसको वेरिएंस सॉरी मीन बोलते हैं, इसका मान भी np होता है। तो फिर अब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे, देखिए by equation number 1 putting the value of ex square we have variance of x is equal to n-1 p square plus np minus np का होल स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला है ये वाला। अभी इसका वैल्यू आपने पुट किया और इसका वैल्यू तो np का होल स्क्वायर रहेगा। तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट वगैरह हटाकर, तो ये मिलेगा, ये आपको कट जाएगा, दो दो टर्म्स यहाँ पर से आपको हट जाएंगे। तो np 1 माइनस p फाइनली आपको यहाँ पे बचेगा, ये वाले टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये वाले टर्म। तो फाइनली इन दोनों में np कॉमन लेने के बाद आपको 1 माइनस p बचेगा, और चूंकि हम जानते हैं p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, तो q का मान क्या होगा जी, 1 माइनस q होगा। तो इस 1 माइनस p की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, q। सो वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय npq। इसको याद करके चलना है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो you select in the objective NPQ, where n is number of trial, p is probability of occurrence and q is probability of नॉन अकरेंस। ठीक, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट के बराबर होता है। तो वेरिएंस जो आया है उसका जस्ट आप क्या कर दीजिए, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप बता सकते हैं या बोल सकते हैं। तो जो एक्सप्रेशन निकल के आया है एनपीक्यू, उसका अगर मैंने स्क्वायर रूट ले लिया तो वही मेरे स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर होगा, जिसको प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एनपीक्यू के तहत बोलेंगे। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, पूछेगा कि मीन क्या होता है भाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और वेरिएंस क्या होता है, वो चीज आपको ध्यान में निकाल के यहाँ पर सॉल्व करके लेके आना है। तो क्या क्या सीखा हम लोगों ने कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है एनपी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस होता है एनपीक्यू, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ एनपीक्यू। तो इतना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिकल बैकग्राउंड है। अब हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में मैं एक क्वेश्चंस आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन को, पर्टिकुलर फॉर्मूले को समझाने के लिए कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के और बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को इंक्लूड करूंगा, ठीक है। तो आज चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर इस क्लास को अपन एंड करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आज का मेन टारगेट इसकी प्रॉपर्टीज पे था, मीन निकालना, वेरिएंस निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, इस पर। तो इसलिए आज के क्लास में मैं ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, फिर भी एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे शो करता हूँ। चूंकि आपको पता है अभी बहुत सारे न्यूज में आपको आप देख रहे होंगे कि सेंसस चल रहा है पूरे देश भर में, जनसंख्या चल रही है। तो जनसंख्या के आंकड़े जब
इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको बहुत ही अलग-अलग तरीके से स्टैटिस्टिकल रूप से उसकी स्टडी की जाती है। उसका एक नमूना या एक उदाहरण मैं यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी के तौर पे अगर बताऊँ तो उस तरह से क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है कि 800 परिवार हैं, 800 फैमिली हैं, जिसमें हर परिवार में 5 बच्चे हैं, 5 चिल्ड्रन ईच। तो कितने परिवार ऐसे हैं जो कि इस चीज़ को एक्सपेक्ट करते हैं कि उन परिवारों में 3 बॉयज़ हैं या उन परिवारों में 5 गर्ल्स हैं या फिर 2 या 3 लड़के हैं। देखिए 800 परिवार हैं, हर परिवार में 5 बच्चे हैं, ये फिक्स उन्होंने बता दिया है। हमें उन सिचुएशंस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 800 परिवारों में से ऐसे कितने परिवार हैं जहाँ 3 लड़के हैं, ऐसे कितने परिवार हैं जिसमें 5 के 5 बच्चे लड़कियाँ हैं, ऐसे कितने परिवार हैं जिसमें कम से कम 2 या फिर 3 लड़के हैं, कम से कम 2 या फिर 3 लड़के हैं। तो ये क्वेश्चन है। ये 3 वैरायटी में इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है, तो इसे फिर बनाने के लिए हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल, नंबर ऑफ इवेंट आपको पता है 800 परिवार है और हर परिवार के पास 5 बच्चे हैं, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल आपके फेवरेबल केस के अकॉर्डिंग 5 है, तो आपको पता है। ठीक है? तो हमें फिर इस सिचुएशन को उस पर्टिकुलर फ़ॉर्मूले में फिट आउट करके कैसे आंसर आता है उस चीज़ को समझना है और फिर अगले क्लासेस में मैं और भी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस करूँगा, तो और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। तो देखिए, देयर आर इक्वल प्रोबेबिलिटी फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लड़का या लड़की होने की, रहने की प्रायिकता तो एक समान है, ठीक है? तो भाई सॉल्यूशन कैसे चालू करेंगे? सॉल्यूशन चालू करेंगे कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय और गर्ल 1/2 1/2 होगा। 50-50% चांस है कि गर्ल्स है या बॉयज़ है। नंबर ऑफ टॉयल तो p बराबर 1/2 है और गर्ल्स होने की प्रायिकता 1/2 है। अच्छा याद रखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय होने की चीज़ को हमने p बोल दिया है, तो q भी कितना होगा जी? q भी आपको 1/2 मिलेगा इस सिचुएशन में क्योंकि q इज़ इक्वल टू 1 - p और 1 - 1/2 करूँगा तो 1/2 ही आएगा, ठीक? और नंबर ऑफ ट्रायल कितना है? 5 है। 5 सिचुएशन है, मतलब वो पैरामीटर्स हमने लिए हैं 5-5 का। तो पहला क्वेश्चन का आंसर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली हैविंग 3 बॉयज़, उन परिवारों की संख्या 800 परिवारों में जो कम से कम 3 बच्चे उनके लड़के हैं, कैसे निकलेगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ p ऑफ x ऑफ 3 निकालना है। ये है फॉर्मूला बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कि p ऑफ x इज़ इक्वल टू r के लिए NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r होता है। तो फिर यहाँ पर x इज़ इक्वल टू क्या, r क्या है हमारा 3 है और n कितना है हमारा 5 है। तो 5c3 p मतलब 1/2 की पावर r मतलब 3 और 1/2 q की पावर n माइनस r मतलब 5 माइनस 3। तो फाइनली जब आपने इसको सॉल्व किया 5c3 को सॉल्व किया फैक्टोरियल वाइज, इसको समराइज करके सॉल्व आउट किया तो आया 5/16। ये वो प्रोबेबिलिटी है। तो नंबर ऑफ फैमिली एक्सपेक्टेड टू हैव 3 बॉयज आउट ऑफ 5 चिल्ड्रन, तो 800 गुणा 5/16 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 250 परिवार ऐसे हैं जिनके 5 बच्चों में से 3 के बॉय होने की प्रायिकता अस्तित्व में है या एग्जिस्ट करती है। दूसरा पॉइंट क्या पूछा था? फॉर 5 गर्ल्स, मतलब सभी बच्चे क्या हों? गर्ल्स हों। पाँचों के पाँचों बच्चे क्या हों? गर्ल्स चाइल्ड हों, तो उसकी क्या प्रायिकता है? तो भाई जब p बराबर बॉयज़ को हमने माना था तो p बराबर x बराबर 0 हो जाएगा। कोई बॉयज़ नहीं है तो p बराबर ऑल गर्ल्स। तो गर्ल्स होने की प्रायिकता कितनी है? 1/2 है और 1/2 है तो उसका पावर कितना आ जाएगा? 5। इस फॉर्मूले में आप रख सकते हो ना, ठीक? इस फॉर्मूले में आप रखोगे कि NC0 का मान 1 हो जाएगा, p का वैल्यू 1/2 और r की वैल्यू 0 और q की वैल्यू n माइनस r, ठीक? तो ऐसा करके टोटल आपको n का वैल्यू 5 माइनस 0 तो q की पावर 1/2 की पावर 5 तो 1/2 की पावर 5 ही आएगा, जो कि 1/32 आएगा और फिर उसको टोटल परिवार से रेशियो निकालोगे कि 800/32 तो टोटल 25 फैमिली ऐसी आएंगी जिनके पास ये चांसेस है कि उनके सारे बच्चे, पाँचों के पाँचों बच्चे गर्ल्स होंगे। और फिर एक चीज़ पूछा है कि 2 और 3 बॉयज़, 2 और 3 बॉयज़, तो 3 बॉयज़ का तो ये निकाल ही चुका हूँ मैं, ये वाला पहला वाला पॉइंट। तो 2 बॉयज़ होने का 2 लड़के होने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी? तो x इज़ इक्वल टू 2 या फिर p इज़ इक्वल टू 2 बॉयज़ के लिए 5c2 1/2 की पावर 2 1/2 5 माइनस 2 और फिर इस फॉर्मूले में n की जगह आप 5 रखेंगे, r की जगह 2 रखेंगे और कोई फ़र्क नहीं है। फिर कैलकुलेट करेंगे तो 5/8 आएगा। उसके एक्सपेक्शन को टोटल नंबर ऑफ परिवार से निकालेंगे तो 800 गुणा 5/8 जो कि 500 परिवार ऐसे हैं जिसमें कम से कम 2 बच्चे लड़के हैं, इस चीज़ का संभावना है, अनुमान है।
ठीक है? तो ये एक उदाहरण हुआ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन का, जिस तरह के क्वेश्चंस आप अपने पेपर में रिफ्लेक्ट होता देखेंगे, ठीक है? तो चलिए आज के क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। यहाँ के आज के क्लास को यहाँ पे इसका जो मेन पर्पज़ था वो आपको रैंडम वेरिएबल से इंट्रोड्यूस कराना था। रैंडम वेरिएबल से इंट्रोड्यूस कराने के बाद हम लोगों ने क्या होता है रैंडम वेरिएबल, उसके थोड़े प्रॉपर्टी के बारे में जाना, क्या किस तरह के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस होते हैं, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस बेसिकली 2 टाइप के, और फिर उसके आधार पे माध्य किसको बोलेंगे, मीन किसको बोलेंगे, वेरिएंस किसको बोलेंगे, उसके बेसिक फॉर्मूलों को हमने जाना, जिसको रिमेंबर करके चलना है। अभी देखिए ये इंटीग्रेशन वाला यूज़ नहीं किया हूँ, लेकिन आगे करने वाला हूँ मैं ना। आगे आने वाले डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में इसका भी उपयोग होना है, तो इसको आप रिमाइंड ज़रूर रखिएगा। तो फिर आज हम लोगों ने फर्स्ट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, जिसको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, जो कि एक डिस्क्रीट टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, असतत टाइप का प्रायिकता वितरण है। उसके गुणों को जाना हमने और उसके लिए मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करके लेके आया। ये उसका मेन फॉर्मूला है जो आपको क्वेश्चन बनाने के लिए रिमेंबर होना चाहिए, याद रहना चाहिए। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोगों ने मीन निकाला जो कि एनपी होता है, वेरिएंस निकाला जो कि एनपीक्यू होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जो कि स्क्वायर रूट ऑफ एनपीक्यू होता है। और एक छोटा सा सॉल्व एग्जांपल इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को लिंकअप करने के लिए आज हमने सॉल्व किया है। तो आगे आने वाले क्लासेस में, अगले क्लासेस में मैं एग्जाम ओरिएंटेड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चंस कुछ कराऊंगा, और फिर हमारे अगले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर गामा डिस्ट्रीब्यूशन या फिर पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी ओर मूव करूंगा। ठीक, तो तब तक आप लोग यहाँ तक करके रखिएगा। कोई डाउट होता है तो हमसे शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं हमारे नए क्लास में स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।